नमस्कार। नवरात्रि पर्व के प्रथम दिन पर आप सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। कल्याण आश्रम के राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम संगठन मंत्री स्वर्गस्थ रामभाऊ गोडबोले जी के जीवन के बारे में आज हम तू मैं एक रक्त इस फेसबुक मंच पर व्यक्तित्व का परिचय करेंगे। रामभाऊ गोडबोले जी राजनीति के चकाचौंध को छोड़कर और वनवासी कल्याण आश्रम जैसे सेवा कार्य में आए और देश भर में अपने कार्य का विस्तार करने हेतु समाज जीवन में से कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों को अपने कार्य के साथ जोड़ने का उन्होंने प्रयास किया। उनकी अपनी एक कार्यशैली थी। वर्तमान में जो कार्यकर्ता है, कई कार्यकर्ता तो उनका नाम तक नहीं जानते होंगे, परंतु ऐसे भी कार्यकर्ता है जिन्होंने प्रत्यक्ष उनके साथ काम किया है। वर्तमान के अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय कृपा प्रसाद जी उन्हीं में से एक है। कृपा प्रसाद जी स्वयं जब कल्याण आश्रम के कार्य में युवा प्रमुख के रूप में कार्यरत थे, तब रामभाऊ गोडबोले जी अपने देश भर का कार्य विस्तार करने हेतु राष्ट्रीय संगठन मंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे। आज उनके जीवन के संदर्भ में कृपा प्रसाद जी हमको सारी जानकारी देंगे। उसके पहले एक गीत होगा। मैं कृपा जी को विनंती करता हूं, उसके पश्चात हमें स्वर्गस्थ रामभाऊ गोडबोले जी के जीवन के संदर्भ में जानकारी दें। जाग उठा बनवासी, अब तो जाग उठा बनवासी। जाग उठा बनवासी, अब तो जाग उठा बनवासी। सूर्य उदय हो जन जागृति का, प्रकाश फैला स्वाभिमान का। दूर निशा का अंधकार हो, दूर निशा का अंधकार हो। जागे भारतवासी, अब तो जाग उठा बनवासी। जाग उठा बनवासी, अब तो जाग उठा बनवासी। विकास का आधार धर्म है, जोर सके वह सूत्र धर्म है। आज संगठन मंत्र धर्म है, आज संगठन मंत्र धर्म है। कहते हैं अविनाशी, अब तो जाग उठा बनवासी। जाग उठा बनवासी, अब तो जाग उठा बनवासी। विधर्मी बैठा जाल बिछाए, भोलेपन का लाभ उठाए। सज के रहे गिरी बन के बंधु, सज के रहे गिरी बन के बंधु। कहते अपने साथी, अब तो जाग उठा बनवासी। जाग उठा बनवासी, अब तो जाग उठा बनवासी। अब तो जाग उठा बनवासी, अब तो जाग उठा बनवासी। अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के प्रथम संगठन मंत्री रामभाऊ गोडबोले, आरबी गोडबोले, पूना के निवासी। उनके पिताजी डॉक्टर रहे
स्नातकोत्तर की पढ़ाई करने के पश्चात रामभाव संघ के प्रचारक बने और बाद में भारतीय जनसंघ के कार्य में लगे। 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय जनता पार्टी में हुआ तो रामभाव जैसे कई प्रचारक, जैसे नानाजी देशमुख हैं, सुंदर सिंह भंडारी हैं, हमारे रांची के देवदास आप्टे हैं, ऐसे कई लोग अपने को उस कार्य से विथड्रॉ कर लिए और अलग अलग क्षेत्रों में सेवा कार्यों में लगे। रामभाव गोडबोले ने वनवासी क्षेत्रों में वनवासी बंधुओं के सेवा का कार्य करना है यह निश्चय किया। कल्याण आश्रम जसपुर की स्थापना 1952 में हो गई थी। 1952 से लेकर के लगभग 15 वर्षों तक जसपुर के आसपास ही प्रयोग चलते रहे। 1970 में लोहरदगा और इधर सुंदरगढ़ उड़ीसा में प्रयोग हुए, दोनों जगहों पर केंद्र स्थापित हुए। लोहरदगा बिहार का पहला केंद्र बना और सेवा के कार्य प्रारंभ हुए। रामभाव गोडबोले अखिल भारतीय संगठन मंत्री के नाते काम करने के लिए जब जसपुर पहुंचे, उसके पहले यहाँ तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी भाई देसाई, उनका यहाँ जसपुर में विजिट था। यहाँ के कार्यक्रमों से प्रभावित होकर के मोरारजी भाई देसाई ने सूचना किया कि पूरे देश भर में ऐसे कल्याण आश्रम होने चाहिए जिसके माध्यम से वनवासी क्षेत्रों में रहने वाले हमारे देश के परिवारों की सेवा हो सके, बच्चों का विकास हो सके और जो एक दूरी है वनवासी क्षेत्रों में और नगरवासी ग्रामवासियों के बीच में, वो इस सेवा कार्यों के माध्यम से कम हो सके। तो कल्याण आश्रम संगठन के नाते, फिर वनवासी कल्याण आश्रम, फिर भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम और अंत में चौथी बार अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के रूप में और रजिस्टर्ड हुआ। बम्बई उसका प्रशासनिक कार्यालय और अखिल भारतीय केंद्र जसपुर रहा। रामभाव ने अपना मुख्यालय मुंबई बना करके कार्य करना प्रारंभ किया। किसी भी संगठन को एक अखिल भारतीय स्वरूप देने के लिए जो संगठनात्मक ढांचा खड़ा करना पड़ता है, वो ढांचा रामभाव गोडबोले ने खड़ा किया। जगह जगह पर उस प्रकार के समर्पित लोग खड़े किए। संघ के कई प्रचारक भी इस कार्य के लिए संघ की ओर से दिए गए। जैसे पश्चिम बंगाल में वसंतराव भट्ट जी दिए गए, दक्षिण में श्रीधर जी दिए गए, उत्तर प्रदेश में अवध बिहारी जी और तिलकराज कपूर जी दिए गए। ऐसे महाराष्ट्र में हमारे बाबा साहब दीक्षित जी दिए गए। ऐसे कई कार्यकर्ताओं के खड़े होने के कारण जगह जगह संगठनात्मक ढांचा खड़ा होने लगा और उसकी एक टेस्टिंग, उसका एक पहला प्रयोग 1981 में सितंबर महीने में दिल्ली में अखिल भारतीय कार्यकर्ता सम्मेलन के रूप में हुआ। निजामुद्दीन स्टेशन के बाहर एनसीसी ग्राउंड में और हमारा 7 दिवसीय अखिल भारतीय कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। 710 प्रतिनिधि वहां पहुंचे। उस वक्त नागालैंड के कांग्रेस के विधायक एनसी जेलियांग भी और उस सम्मेलन में अपने 20 साथियों के साथ आए थे। एक तंबू के नीचे बगैर लैट्रिन बाथरूम के व्यवस्था के रहना और जहां सार्वजनिक व्यवस्था है वहां जा कर के और उसमें से अपनी तैयारी करके कार्य में लग जाना, ऐसा स्वभाव कम लोगों का रहता है। लेकिन देश भर के कार्यकर्ताओं ने इसको बड़ी प्रामाणिकता से किया और एनसी जेलियांग जैसे नागालैंड के एक विधानसभा के सदस्य होने के बावजूद और उन्होंने भी पूरे समरस होकर के और वहाँ पर
हमारे साथ 7 दिन रहे, हमारे सारे अखिल भारतीय अधिकारी रहे। रामभाऊ गोडबोले अखिल भारतीय संगठन मंत्री के नाते प्रत्येक दिन सुबह और शाम को, और जो वर्किंग टीम होती है उसकी बैठक करते थे। कौन कौन सा काम हुआ, कौन कौन सा काम करना बाकी है और क्या होना चाहिए, ऐसी सारी बातें बैठकों में ही वो तय करते थे। स्वयं अकेले अपने मुख से तुमको ये करना है, तुमको वो करना है, ऐसा नहीं करते थे, परहेज रखते थे। और मंच पर, माइक पर सामने कम आते थे। ये एक उनकी बड़ी विशेषता थी। हाफ शर्ट और हाफ धोती घुटने के नीचे तक और एक चप्पल, इतना ही उनका ड्रेस होता था। और मैंने देखा है कि एक बार हमारे रांची के डॉक्टर LP विद्यार्थी, जो रांची विश्वविद्यालय के और मानव शास्त्र के विभागाध्यक्ष थे, उनके साथ एक बार वो UNO की बैठक में भी गए। साइलेंटली गए, बहुत ज़्यादा चर्चा न करते हुए वहाँ जा कर के जो स्थिति है वनवासी समाज की वो रख करके और वहाँ से आए। और उन्होंने कहा कि यह बात गुप्त ही रहनी चाहिए, हम वहाँ पर इस काम के लिए गए थे, ये इसकी जानकारी प्रेस को या बाकी को देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे सादगीपूर्ण जीवन जीने वाले रामभाऊ गोडबोले अखिल भारतीय संगठन मंत्री के रूप में, और उन्होंने पूरे देश भर में कार्य किया। पहला महिला कार्यकर्ताओं का सम्मेलन, अखिल भारतीय महिला कार्यकर्ता सम्मेलन 1985 में और भिलाई नगर में आयोजित हुआ। देश भर के जनजातीय परिवारों की अच्छी उपस्थिति, परिवार नहीं मतलब प्रतिनिधि कह सकते हैं, महिला पुरुष ऐसे दोनों लोग वहाँ आए। और ये भी संख्या 600 के ऊपर थी। वहाँ पर 3 दिन के सम्मेलन में उस वक्त की तत्कालीन महिला समाज सेवी अनुताई बाग और प्रमिलाताई मेढ़े, हमारे प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जी जो संघ के सरसंघचालक रहे, वनवासी कल्याण आश्रम के संस्थापक अध्यक्ष बाबा साहब देशपांडे, मिश्रीलाल जी तिवारी, मरु भैया, पूज्य स्वामी अमरानंद जी, ऐसे सभी लोग वहाँ उस कार्यक्रम में रहे और महिलाओं को अलग अलग विषयों पर और जो जो एक्सपोजर चाहिए था वो वहाँ पर मिला। अखिल भारतीय स्तर पर खेलकूद एक अच्छा युवकों के संगठन का माध्यम बन सकता है, उसको निमित्त मान करके उन्होंने अशोक साठे जैसे व्यक्ति को पूना से चुना। रिटायर्ड शिक्षक थे लेकिन उनको इस कार्य में लगाया। पहले कल्याण आश्रम का जो पहला आयाम था, युवा आयाम, उसका मैं अखिल भारतीय संयोजक 1987 में इंदौर के सम्मेलन में बनाया गया था। लेकिन काम करते करते हमको ये अनुभव आया कि इसमें रचनात्मकता, यानी अगर विलेज डेवलपमेंट से लेकर के कम्युनिटी डेवलपमेंट की बात अगर डालनी है तो इसका एक रचनात्मक स्वरूप होना चाहिए, अन्यथा ये पॉलिटिकल दिशा में ज़्यादा जाएगा। रामभाऊ ने इसको स्वीकार किया और फिर उसको खेलकूद और युवा आयाम को जोड़ करके 1 साल काम किया गया। हम लोगों ने पूरी तैयारी की और 1988 के 29, 30, 31 दिसंबर को और 1 जनवरी को बम्बई में और अखिल भारतीय और राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा महोत्सव का आयोजन हुआ। डोंबिवली स्टेडियम लिया गया और वहाँ लगभग 317 खिलाड़ी पूरे देश भर के आए। तीरंदाजी, कबड्डी, खो खो, मैराथन दौड़, इस प्रकार के खेलों का आयोजन हुआ। मुंबई जैसे महानगर में इतने लोगों को ठहराना, उनके भोजन आदि की व्यवस्था करना, ये काफ़ी बड़ी बात थी। रामभाऊ गोडबोले ने तत्कालीन महाराष्ट्र की सरकार से संपर्क करके और सारी सुविधाएं मांगी। उस वक्त की सरकार को भी धन्यवाद है कि उन्होंने देश भर के खिलाड़ियों के लिए प्रत्येक डायरेक्शन में जाने वाले रेल में डब्बे लगाए, खिलाड़ियों को घूमने के लिए स्टीमर उपलब्ध कराया और जो है
अजंता एलोरा जो उधर गुफा होता है उसका भी लोगों ने दिग्दर्शन किया। बम्बई पूरे नगर घूमे। शिवाजी स्टेडियम में शिवाजी मैदान में समापन समारोह हुआ। सरदार मिल्खा सिंह वहाँ आए। भारत उस वक्त तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार के जो जनजातीय विकास मंत्री थे और सामाजिक विकास मंत्री थे, ऐसे 2 मंत्री वहाँ पर आए और उन्होंने कल्याण आश्रम के कार्य की प्रशंसा की। बाबा साहब सबको, मिश्रलाल जी सबको मिल करके और मंच पर बिठा करके और सभी लोगों को और उनका संबोधन भी सुनाया। लेकिन राम भाऊ बराबर पीछे रहे, बैकग्राउंड में रह करके वो सारा कार्य करते रहे, कहीं सामने नहीं आते थे। ये उनके ऑर्गेनाइजिंग स्किल की एक बहुत बड़ी बात थी जो आने वाले कार्यकर्ताओं को, हम लोगों को सीखने की ज़रूरत होगी। ऐसे ही देश भर में जो काम चलेगा वो वनवासी क्षेत्रों में टीम स्पिरिट से काम होगा। जिला जो है वो हमारी अंतिम इकाई नहीं होगी तो गांव हमारी अंतिम इकाई होगी। गांव में जो संयोजक होगा, गांव में जो 4-5 लोग होंगे जो विकास के लिए बातें तय करेंगे, ऐसी सारी बातें और उन्होंने उस वक्त सिखाई। एक मैप बनाया। उस वक्त 51,000 राजस्व ग्राम वनवासी क्षेत्रों में भारत के होते थे, उसका एक नक्शा बनाया। 610 जनजातियों का बजाते सूची बना करके और सभी कार्यकर्ताओं को उसको डिस्ट्रीब्यूट किया कि इन जनजातियों तक हमें पहुंचना है। पूर्णकालीन कार्यकर्ताओं के बारे में उन्होंने एक अपील किया। उस वक्त जो अपील हुआ था उसी में हम सभी लोग भी आए थे कि भाई आप अपना जीवन इस कार्य के लिए लगाइए, बाकी आपकी चिंता हम सब करेंगे। इस देश में युवक युवतियों को लग करके और वनवासी क्षेत्रों में सेवा का काम करने की नितांत आवश्यकता है। ऐसा एक अपील जगह जगह पर जा करके उन्होंने किया। मैं रांची में विद्यार्थी परिषद का काम करता था कल्याण आश्रम में आने के पहले, 1980 के पहले। तो मेडिकल कॉलेज में एक कार्यक्रम था विद्यार्थी परिषद का, उसमें वो स्वतः आए, बैठे। वहाँ उन्होंने कोई अपनी बात नहीं बताई, लेकिन अंत में जो 8-10 कार्यकर्ता उनके साथ मिलने के लिए आए और सबको बड़ा अच्छा लगा कि एक समाज सेवी हमारे बीच इस उम्र के और जो वनवासी क्षेत्रों में काम करते हैं हमारी बात सुनने के लिए आए हैं। तो उन्होंने वो सारी बातें बताई। राम भाऊ गोडबोले एक संगठक के रूप में जैसा हम जानते हैं कि टीम स्पिरिट से काम करने वाले एक ऐसे संगठक रहे, एक ऐसे प्रचारक रहे जिन्होंने अपनी सादगी से, अपने व्यवहार से और बहुत बड़ा कार्य किया। इस देश को एक अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम का संगठनात्मक स्वरूप दे करके वो गए। राम भाऊ गोडबोले ने अपने समय में एक प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता महसूस की। उन्होंने इसके लिए माननीय बाबा साहब के साथ, माननीय मोरू भैया के साथ, मिश्रलाल जी के साथ चर्चा की जसपुर में, और दादरा नगर हवेली के मोटा रांधा गांव में एक बहुत बड़ा जमीन का प्लॉट खरीदा। वहाँ सूर्य निकेतन नाम से और एक केंद्र की स्थापना हुई। इसके शिलान्यास कार्यक्रम में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह जी आए। इस प्रशिक्षण केंद्र में देश भर के जो संगठन मंत्री थे उनका पहला अभ्यास वर्ग 1988 में और वहाँ संपन्न हुआ। उस अभ्यास वर्ग में संघ के अखिल भारतीय अधिकारी और युवा कार्यकर्ताओं में आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और आज के सहस्त्र कार्यवाह श्री दत्तात्रेय होसवाले, तब वो विद्यार्थी परिषद के कार्य देखते थे, और ऐसे कई पर्यावरणविद
टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के डायरेक्टर, ऐसे और कई लोग वहाँ उस प्रशिक्षण केंद्र में हम लोगों के वर्ग में अलग अलग विषयों पर वहाँ उन्होंने विषय लिया। इस केंद्र की ये विशेषता थी कि सेल्वास नगर से, और ये 20 किलोमीटर दूरी पर होता है, शांत क्षेत्र है, और वहाँ प्रशिक्षण के क्रम में किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं आता। बिल्कुल लो कॉस्ट हाउसिंग का निर्माण करके, और पहला यह जो प्रशिक्षण केंद्र है ये बना। माननीय सप्रे जी ने इसके कंस्ट्रक्शन कार्य का जिम्मा लिया था, उन्होंने इस दायित्व को पूरा किया, और हम सभी एक सप्ताह प्रशिक्षण वर्ग में और उसके एक दिन पहले वहाँ पहुंचकर और एक दिन बाद में जाने तक, ऐसे करीब 9-10 दिन हम सभी लोग वहाँ पर रहे। उनकी एक खासियत थी कि समाज के बड़े प्रभावी और इन्फ्लुएंशियल लोगों को वो संपर्क कर लेते थे। बम्बई के श्री शांति भाई सोलंकी तब हमारे अखिल भारतीय कोषाध्यक्ष के नाते कार्य देखते थे। बम्बई के बहुत बड़े उद्योगपति भी थे। उसी तरह दिल्ली में अखिल भारतीय प्रथम कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने श्री थडानी जी को अध्यक्ष बनाया, श्री नारायण देव जी को वहाँ का सचिव बनाया, सूर्य नारायण सक्सेना, बलदेव मल्होत्रा, श्रीनिवास जी गोयल, ऐसे कई प्रभावी लोगों को पकड़कर और वहाँ उन्होंने और इस सम्मेलन की शुरुआत कराई। सम्मेलन के प्रारंभ में ही एक प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ, उसमें भाई धर्मवीर जी आए थे, और आदिम जाति सेवा मंडल से मान्यवर चिंचालकर जी आए थे। ये सब बड़ी बड़ी विभूतियाँ हैं जिन्होंने सामाजिक क्षेत्रों में काफ़ी काम किया है। उस अभ्यास वर्ग में हमारे, इसको हम कार्यकर्ता सम्मेलन कहते हैं, चूँकि 7 दिन का था इसलिए अभ्यास वर्ग भी कहा जाता है। लेकिन इस सम्मेलन में माननीय भावराव जी, माननीय पिंगले जी, और कुछ क्षण के लिए हम सभी को देखने तत्कालीन सरसंघचालक परम पूज्य माननीय बाबा साहब देवरस जी वहाँ पधारे। माननीय बाबा साहब के साथ दिल्ली के कई ऐसे अलग अलग क्षेत्र के लोगों के साथ मिलना जुलना हुआ, और उस वक्त दिल्ली के माननीय संघचालक, दिल्ली के मेयर, ऐसे माननीय गुप्ता जी और लाला हंसराज जी, ऐसा उनका नाम था, वे कार्यक्रम की व्यवस्थाओं में बहुत कुछ सहयोग किए। दिल्ली के नगर के लोगों को लेकर के, और एक दिन सभी कार्यकर्ताओं के साथ उनको भोजन कराने के लिए, और उनके साथ सहभोज के आयोजन भी हुए थे। दिल्ली के इस सम्मेलन में वनवासी कल्याण आश्रम का जो एक सैद्धांतिक पक्ष है, उसका जो एक आध्यात्मिक पक्ष है, और सुदूर वन्य क्षेत्र में रहने वाले जो जनजातियां हैं उनकी जो आर्थिक स्थिति है, ऐसे सभी विषयों पर गंभीरता से विचार हुआ। माननीय रामभाऊ गोडबोले के समय में ही और दूसरा बड़ा सम्मेलन धनबाद में 1984 में हुआ, तब वो संगठन मंत्री थे, और वहाँ हमारे अखिल भारतीय सम्मेलन में तत्कालीन सरसंघचालक माननीय बाबा साहब देवरस जी 3 दिन के लिए हमारे कार्यक्रम में आए थे। माननीय मदन लाल जी अग्रवाल का उन दिनों 60 वर्ष पूरा हुआ था। उनके घर में हम सभी लोगों ने उनके यहाँ हवन पूजन किया था, उनको बधाई भी दिया था। उसके पश्चात माननीय मदन बाबू को अखिल भारतीय कोषाध्यक्ष का दायित्व भी माननीय रामभाऊ जी ने दिया। ऐसे कई जो बातें थी, उसमें से रामभाऊ गोडबोले अपनी प्रतिभा के कारण ऐसे बड़े लोगों से आसानी से संपर्क करते थे। रांची में भी मुझे ध्यान में आता है कि न केवल रांची विश्वविद्यालय के मानव शास्त्र विभाग के अध्यक्ष,
बल्कि उन दिनों वहाँ जनजातीय समाज का एक बहुत बड़ा हस्ती, जो रांची विश्वविद्यालय का जो आदिवासी छात्रावास था, उसके जो अधीक्षक, बाद में वो यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार भी बने, श्री मिसिर उरांव, उनसे उनका सीधा संपर्क था। जब हम उनको रिसीव करके हवाई अड्डे से या रेलवे स्टेशन से लाते थे तो सीधे मिसिर उरांव के यहाँ जाते थे, वहीं उनका झोला रखा जाता था। कभी मिसिर उरांव के यहाँ, कभी एलपी विद्यार्थी के यहाँ, क्योंकि तब हमारे पास उतना बड़ा कार्यालय भी नहीं था, उस प्रकार के ठहरने की आदि व्यवस्था भी नहीं थी, 1-2 कमरे का कार्यालय होता था। तो मिसिर उरांव से मिल करके और रात को भैयाराम मुंडा और उस क्षेत्र के और जो बड़े बड़े जो गांधीयन ऐसे कार्यकर्ता थे जो वनवासी समाज के विकास में लगे थे, ऐसे सभी लोगों से उनका मिलना होता था। ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट में जा कर के वो चीज़ों का अध्ययन करते थे। मेडिकल कॉलेज के छात्रों के साथ बैठना और उनको वनवासी क्षेत्र के स्वास्थ्य की समस्याएं बताना, और मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स यानी जो आउटगोइंग स्टूडेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करना कि हमको 1-2 साल का समय आप दीजिए। इतना कार्य माननीय रामभाऊ गोडबोले करते थे। मुझे याद है कि वनबंधु पत्रिका, जो आज हमारी राष्ट्रीय स्तर पर पत्रिका है, जिसको आदरणीय कौल साहब और हमारे प्रमोद भाई पेटकर देख रहे हैं, यह पत्रिका, उसका जो प्रकाशन है वो दिल्ली के प्रथम कार्यकर्ता सम्मेलन के समय ही हुआ था। उन दिनों 2/7 अंसारी रोड, दरियागंज, दिल्ली, ये हमारा कार्यालय होता था और वहाँ से इसका प्रकाशन होता था। बलदेव मल्होत्रा इसके संपादन के कार्य में सहयोग करते थे और भी कई जो कार्यकर्ता थे वो इस काम में सहयोग करते थे। और हम सबको पता है कि श्री सूर्यनारायण सक्सेना उन दिनों स्वास्थ्य विभाग से एक बड़े पदाधिकारी के रूप में रिटायर्ड थे। उनको भी कल्याण आश्रम के साथ जोड़ना और उनको काफ़ी चीज़ें लिखवाना वनवासी क्षेत्रों के बारे में, वनवासी समस्याओं के बारे में, ये सब माननीय रामभाऊ उनके साथ करते थे। मुझे जो जानकारी है उसमें जो रामभाऊ ने अपने समय में घूम घूम करके और नॉर्थ ईस्ट का भी, उड़ीसा के भी और हमारे बिहार के ऐसे जो प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं उनके गाँव में जाना। मुझे याद है गुमला से 10 किलोमीटर की दूरी पर आंजन नाम का एक ग्राम है जहाँ अंजनी माता का मंदिर है, और वहाँ से और 6 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पर और ये जो बिरहोर और कोरवा लोगों का गांव है, ये पिछड़ी जनजातियां हैं। गुमला के एक मजिस्ट्रेट को लेकर रामभाऊ गोडबोले, मैं, हमारे डॉक्टर बलराम घोष, ऐसे हम चारों लोग पैदल चढ़ करके ऊपर पहाड़ी पर 6 किलोमीटर चढ़ करके गए। रात को वहाँ रहे। एक जिसको बोल सकते हैं कि पत्ते और झाड़ का एक निवास बनाया, कुटिया बनाई, उसमें हम सभी लोग रात को रहे। वहाँ जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ कराया गया। तो ऐसे संगठनात्मक जो एक बातें थी, उस संगठनात्मक बातों के अलावा जो ऐसे कई महत्व की चीज़ें थी जो संगठन को सोचना पड़ता है, ऐसे सभी दृष्टि से माननीय रामभाऊ गोडबोले चीज़ों को सोचते थे और उन्होंने वनवासी कल्याण आश्रम को एक अखिल भारतीय स्वरूप देने में सभी प्रकार के प्रयास भी किए, कार्यकर्ता भी लगाए और खुद भी जा करके उसके लिए प्रयास किया। हम सभी लोग उसी मार्ग पर आज आगे बढ़ रहे हैं और हमें लगता है कि भारत की जितनी भी जनजातियां हैं, कुछ थोड़ी सी जनजातियां बच गई होंगी, लेकिन अधिकांश जनजातियों तक और वनवासी कल्याण आश्रम का आज कार्य है। जो भी इस देश में 72-73 प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, जिसको पीटीजी ग्रुप्स बोलते हैं, उनमें भी कल्याण आश्रम के सेवा के कार्य पहुँचे हैं। उनसे हमारा संपर्क हुआ है और सभी प्रांतों में इम्फेसिस दे करके जो कल्याण आश्रम के कार्यकर्ता हैं, अभी के संगठन मंत्री हैं, उनकी ओर से
इस बात पर इम्फेसिस रहता है कि हमारे प्रांत में कोई गांव हमारे संगठन से अछूता न रहे, कोई भी जनजाति हमारे संपर्क के बाहर न रहे। तो इस एक मोटिव को लेकर के जो रामभाऊ गोडबोले ने काम अखिल भारतीय संगठन के रूप में प्रारंभ किया था, वो आज पूरे देश भर में यह काम चल रहा है।